हेलो। अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 143 देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो कहता है कि आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन है। आइसोमेरिक हाइड्रोकार्बन मतलब समझ रहे हैं, सबका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, बस स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। ठीक है, तो कहता है इन सब में बताइए मोस्ट एसिडिक कौन सा है। ठीक है, देखिए एसिडिक, मोस्ट एसिडिक का मतलब यह, सबसे पहला नंबर तो एसिड का मतलब ये होता है कि जो प्रोटॉन डोनेट करेगा। ठीक है, जो प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो प्रोटॉन डोनेट करने के लिए मान लीजिए कि 3-4 मॉलिक्यूल्स लाइन में लगे हुए हैं कि भाई हम भी प्रोटॉन डोनेट करेंगे, हम भी प्रोटॉन डोनेट करेंगे, हम भी प्रोटॉन डोनेट करेंगे। तो सवाल उठता है कि कौन सबसे फास्टली डोनेट करेगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखिए प्रोटॉन डोनेशन एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन ही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इससे कोई ना कोई, जैसे कोई बेस होगा जो इससे प्रोटॉन ले रहा होगा, तो एसिड बेस रिएक्शन। तो बेसिकली क्या है कि जब आप प्रोटॉन डोनेट करते हो तो डोनेट करने के बाद जो है, जो एसिड है वो कंजुगेट बेस में बदलेगा, कहने का मतलब किसी न किसी सब्सटेंस में बदलेगा। तो अगर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही है, प्रोटॉन के डोनेशन के बाद अगर उसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही है बच्चों, बढ़ रही है, तो वैसी स्थिति में वो कंपाउंड जो है मोस्ट एसिडिक होगा। समझ गए बात को? तो हमें करना क्या है, हमें कुछ नहीं करना, हाइड्रोजन को निकालना है और हाइड्रोजन को निकालने के बाद देखना है कि सिस्टम की क्या स्टेबिलिटी बढ़ गई। मान लीजिए पहले की भी बढ़ी, दूसरे की भी बढ़ गई, तीसरे की भी बढ़ गई, तो हमें देखना है सबसे ज़्यादा किसकी बढ़ी। तो सबसे ज़्यादा जिसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, जैसे मान लीजिए कि कहीं से हाइड्रोजन निकालने के बाद मान लीजिए कि वो एरोमेटिक कंपाउंड हो जाए, तो एरोमेटिक कंपाउंड तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये फंडा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे देखिए पहला कंपाउंड तो क्या है कि खुद एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एरोमेटिक कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल तो क्या होता है, कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, अब जैसे देखिए दूसरे वाले में क्या है, कहने का मतलब यह है कि ये अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस क्यों करना चाहेगा। फिर भी अगर मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि नहीं, सो हम देखना चाहते हैं इसका कि भाई एसिडिक हाइड्रोजन कहाँ है, तो आप जो है देखिए यहाँ पर जो ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के ठीक बगल वाले पोजीशन पर जो हाइड्रोजन है और यहाँ जो हाइड्रोजन है, आप हाइड्रोजन निकाल के कार्बन आयन बनाइएगा, फिर कार्बन आयन की आप स्टेबिलिटी देख सकते हैं। ठीक है, खैर देखिए क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी में देखिए यहाँ पर क्या है। ऑप्शन नंबर बी में जो है सवाल होता है कहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकालें। तो देखिए बेसिकली क्या है कि आपको पता है कि साइक्लोपेंटाडाइईन का जो एनायनिक सिस्टम होता है ये एरोमेटिक होता है। ठीक है, तो देखिए 3 ऑप्शन में ये जो 2 ऑप्शन है, ये देखिए साइक्लोपेंटाडाइईन टाइप का बना हुआ है, और ये साइक्लोपेंटाडाइईन नहीं है। ये क्या है, यहाँ पर देखिए ये वाला रिंग जो है ये भी नॉन एरोमेटिक है, और ये रिंग जो है ये भी नॉन एरोमेटिक। समझ में आ रहा है? ये देखिए ये रिंग क्या है, एंटी एरोमेटिक है, और ये क्या है, नॉन एरोमेटिक। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए ये नॉन एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है। तो सवाल उठता है कि क्या स्टेबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। भाई ये तो पहले से ही देखिए एरोमेटिक है, तो पहले से ही ज़्यादा स्टेबल है। लफड़ा कहाँ है, दिक्कत कहाँ चल रही है, दिक्कत चल रही है बाकी के आगे में। समझ गए बात को? ये देखिए नॉन एरोमेटिक, ये क्या है, ये भी एंटी एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक, ये नॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक। आपको पता होगा एरोमेटिक कंपाउंड सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, फिर नॉन एरोमेटिक होता है, फिर एंटी एरोमेटिक होता है। कहने का मतलब एंटी एरोमेटिक को ज़्यादा खतरा है ना। तो अब देखिए, तो यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहला नंबर जो है इस वाले पोजीशन से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे। जैसे ही आप हाइड्रोजन निकालोगे तो देखो यहाँ पर जो है एनायन बन जाएगा। तो एनायन बनेगा तो देखिए रेजोनेंस करेगा, तो रेजोनेंस करेगा तो देखिए यहाँ पर जो है इसका एक RS ऐसा होगा। बोले तो ये पाई इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर निगेटिव चार्ज के रूप में आएगा। तो देखिए क्या होने वाला है, मैं आपको समझाता हूँ। इस तरह से देखिए साइक्लोपेंटाडाइईन आप बना लीजिए, यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है,
यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर ऐसा हो गया। समझ गए बात को? फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। जैसे इसमें देखिए, इसमें इसके पास देखिए कहीं पर भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। अच्छा, एसिडिक हाइड्रोजन है भी यहाँ पर, ठीक है। तो एसिडिक हाइड्रोजन का जब हम इसके साथ रेजोनेंस करवाएंगे, जैसे देखिए हम यहाँ पर नेगेटिव आयन बना लिए और रेजोनेंस मान लीजिए करवा भी देते हैं यहाँ से ऐसे इस तरह से, तो इस वाले साइक्लोपेंटाडाइन के सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। कहने का मतलब पहले भी ये एंटी एरोमेटिक था, अब भी ये एंटी एरोमेटिक रहेगा। लेकिन अगर हमने यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकाला तो हम देख रहे हैं कि ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम का जो है मतलब इसमें पहले भी एक पाई इलेक्ट्रॉन था, तो इसमें तो देखिए अभी भी वैसा ही है, लेकिन इधर वाला जो सिस्टम है वो एरोमेटिक हो गया। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो हाइड्रोजन निकालने के बाद देखेंगे कि ये जो है एंटी एरोमेटिक ही रहेगा, और यहाँ पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। क्यों? क्योंकि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन की ही कमी है। अगर आप यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकाल भी दोगे, एसिडिक हाइड्रोजन आप यहाँ से निकाल भी देते हो, ठीक है, तो क्या ये एरोमेटिक हो जाएगा? नहीं होगा, ठीक है। तो इन सब में से ऑप्शन नंबर बी ऐसा है जहाँ से इस वाले पोजीशन से अगर आप नेगेटिव, कहने का मतलब है प्रोटॉन को अगर आप डोनेट करते हो तो डोनेशन के बाद जो इसका आरएस बनेगा वो आरएस क्या होगा? एरोमेटिक होगा। तो बोलोगे सर इसमें भी जरा एक बार देखिए, ये तो पहले से ही एरोमेटिक, देखिए पहले से एरोमेटिक है। चलिए मान लीजिए हमने यहाँ पर कार्बन आयन बनाया, तो जैसे ही आप कार्बन आयन बनाओगे तो देखिए ये इधर और ये ऐसे करके खुल जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर तो बन जाएगा डबल बॉन्ड और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो कुल मिलाकर क्या हुआ? ये जो एरोमेटिक कंपाउंड था ना, इसके एरोमेटिसिटी पर खतरा आ गया। समझ रहे हो बात? कहने का मतलब स्टेबिलिटी बढ़ने के बजाय क्या हो रहा है? स्टेबिलिटी घट रहा है। तो इन सब में से ऑप्शन नंबर बी है जहाँ पर इस पोजीशन से प्रोटॉन डोनेट करने के बाद इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इन सब में मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। हाँ जी, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 144 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट बैरियर टू रोटेशन। लोएस्ट बैरियर टू रोटेशन मतलब घूमने में कम से कम बाधा है। लोएस्ट बैरियर का मतलब क्या है कि घूमने में कम से कम दिक्कत किसको है? तो आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड के अलोंग जो है सबसे आसानी से रोटेशन होता है, पाई बॉन्ड के अलोंग रोटेशन आसानी से नहीं होता है। सवाल उठता है क्यों? देखिए, सिग्मा बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग से, एक्सियल ओवरलैपिंग से, और पाई बॉन्ड में जो है एक्सियल और लैटरल पैरेलल ओवरलैपिंग दोनों प्रकार का होता है। तो एक तो ओवरलैपिंग इस प्रकार से भी हुआ है और एक ओवरलैपिंग इस तरह से भी हुआ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये दो एक्सिस के अलोंग जो है ना, पूरा का पूरा जो कंपाउंड है वो एक दूसरे में क्लोजली पैक्ड हो गया है। समझ के बात को? अगर मान लीजिए कहीं पर 3 बॉन्ड बना हुआ है तो वो 3 एक्सिस के अलोंग जो है ओवरलैपिंग किए हुए, एक्स के अलोंग भी, एक्स के अलोंग, फिर वाई के अलोंग भी किए हुए, ठीक है, और जेड के अलोंग भी किए हुए। तो ये अलोंग करने का मतलब क्या है पता है? ये पैक हो गया, ये पैक हो गया पूरा सिस्टम। और जेड के अलोंग भी अगर हमने कर दिया तो एक दीवार और बना दिया हमने, ठीक है। तो जैसे जैसे पाई बॉन्ड बढ़ता जाएगा उसका रोटेशन और ज्यादा स्ट्रिक्ट होता जाएगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में देखिए साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लिक कंपाउंड है तो दिख तो रहा है सिग्मा बॉन्ड, लेकिन साइक्लिक कंपाउंड है तो इसमें रोटेशन, फ्री रोटेशन तो संभव नहीं हो पाएगा। भाई रोटेशन कैसे आप कर पाओगे? नहीं कर सकते हो ना। इसमें देखिए रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस होने के कारण क्या हो रहा है? यहां पर जो है ना पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा। नहीं समझे? इसमें रेजोनेंस हो रहा है, तो रेजोनेंस होने से क्या होता है? रियल हाइब्रिड में क्या होता है? पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ वहीं पूरे सिस्टम में, पूरे कंजुगेटेड सिस्टम में क्या हो जाता है? फैल जाता है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, PDCH हो गया, यहाँ पर हुआ ना। इसमें देखिए
यहां पर देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल ये प्योर सिग्मा बॉन्ड है। ठीक है, तो बोलोगे कि सर प्योर सिग्मा बॉन्ड तो यहां भी है, प्योर सिग्मा बॉन्ड तो यहां भी है, अब बताओ सर। तो बिल्कुल बोलेंगे। देखिए यहां पर जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है बच्चों, इस सिग्मा बॉन्ड के दोनों तरफ जो है ना बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, CH3 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 CH3, और यहां पर केवल एक CH3 लगा हुआ है और दूसरा क्या है, हाइड्रोजन है, एक CH3 और एक हाइड्रोजन है। तो यहां पर बड़ा ग्रुप लगा हुआ है, तो बड़ा ग्रुप के कारण जो है ये रोटेशन बैरियर क्रिएट करेगा, रोटेशन होगा, ऐसी बात नहीं कि रोटेशन नहीं होगा, रोटेशन होगा, लेकिन जितना आसानी से रोटेशन इसमें C में होगा उतना आसानी से D में नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि D में बैरियर तो है, समझ गए बात को, किसके कारण, इस ग्रुप के कारण, बल्कि ग्रुप के कारण। और A में भी सिग्मा बॉन्ड है लेकिन बैरियर यहां भी है, किसके कारण, साइक्लिक स्ट्रक्चर के कारण। ठीक है, तो कहता है लोएस्ट बैरियर किस में है, तो लोएस्ट बैरियर है इसमें ऑप्शन नंबर C। समझ में आई बात।